रांची स्कूल रीओपन लेटेस्ट अपडेट्स। झारखंड में कब से खुलेंगे स्कूल, हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है फैसला। कोरोना काल वायरस के संक्रमण की वजह से करीब 8 महीने से स्कूल बंद है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी स्कूलों के फिर से खोलने का इंतजार है। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी कर दी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला लें। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी वह स्कूल कॉलेज खोलने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल में क्लास कर सके। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि स्कूल आने वाले बच्चों का 3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी भावनात्मक सुरक्षा पर भी ध्यान देने की सलाह शिक्षा मंत्रालय ने दी। कहा कि स्कूल परिसर में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए, सैनिटाइजेशन भी नियमित अंतराल पर करने की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, स्कूलों को इमरजेंसी केयर टीम बनाने की भी सलाह दी गई। कहा गया कि किसी भी राज्य में माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में क्लास करने के लिए बुलाया जाएगा। छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आज़ादी देने की बात भी शिक्षा मंत्रालय ने कही। साथ ही कहा कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ की कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अलग से मानक तैयार कर सकते हैं। रांची बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार विशेष परिस्थिति में सीधी नियुक्ति करती है। जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनकी इच्छा अनुसार पदस्थापन एक ही दिन किया गया। उन्हें बाबुओं का चक्कर नहीं लगाने दिया गया, बल्कि लॉटरी से उन्होंने खुद अपनी पोस्टिंग चुनी। सीएम ने कहा कि सरकार इसी पारदर्शिता से काम करना चाहती है। सीएम ने कहा कि पिछली बार खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया जब वह सरकार में थे तब उन्होंने ही शुरू की थी, पर समझ नहीं आता कि पिछली सरकार में इसे क्यों रोक दिया गया। खिलाड़ियों को उलझाए रखा गया, लेकिन अब एक बार फिर से उस वक्त से अब तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए 1 माह तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाला कोई भी खिलाड़ी वंचित न रह जाए। नई खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब कैबिनेट से मुहर के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं बिजली ट्रैफिक पर सब्सिडी दिए जाने के मामले में सीएम ने कहा कि वह इस पर जानकारी लेकर बताएंगे। रांची झारखंड में खेल नीति तैयार, खिलाड़ियों का पोर्टल दुर्गा पूजा से पहले, सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। जिस राज्य में खेल की अपार संभावनाएं हैं, वहां खेल की व्यवस्था स्थापित न होना गंभीर विषय था। आज का दिन ऐतिहासिक है। खेलों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नव नियुक्त डीएसओ पर भी है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में 24 जिलों के लिए 22 पुरुष और 2 महिला डीएसओ को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति तैयार हो चुकी है। जल्द इसे कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए पोर्टल दुर्गा पूजा से पहले लॉन्च करने की योजना बना रही है, जहां मौजूदा खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सेवानिवृत्त खिलाड़ी अपना पूर्ण विवरण दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पहले भी सीधी नियुक्ति हुई थी, उस दौरान कई खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई थी, पर वे सीधी नियुक्ति से छूट गए थे। इसलिए सरकार ने 1 माह का समय दिया है। जो खिलाड़ी इस प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं दे पाए थे, उन्हें मौका मिल सकेगा। बोकारो झारखंड असेंबली बाय इलेक्शन, बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन को लेकर तैयारी पूरी। नॉमिनेशन के लिए ये हैं गाइडलाइंस। झारखंड में बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन कराने की व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 नवंबर 2020 को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी।
निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने तेनूघाट में बताया कि आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन प्रपत्र की बिक्री तेनूघाट अनुमंडल कार्यालय से होगी। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अनुमंडल कार्यालय परिसर की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके तहत मात्र 2 वाहन यहां आ सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने के लिए कुल 3 व्यक्ति अर्थात अभ्यर्थी के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति ही साथ में आ सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुपालन के लिए FST विंग SST विंग को लाया गया है ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन हो सके। इसके अतिरिक्त दंडाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिस बल मौजूद रहेंगे ताकि विधि व्यवस्था का अनुपालन हो सके। मतदान की तारीख 3 नवंबर 2020 है। 10 नवंबर 2020 को मतगणना बाजार समिति चास बोकारो में होगी। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित रूप से ससमय संपन्न कराने के लिए अनुमंडल स्तर पर कोषांग का गठन करते हुए कोषांगों में आवश्यकता अनुसार प्रभारी पदाधिकारियों, सहयोगी पदाधिकारियों, सहायकों तथा अनुसवकों को प्रतिनियुक्ति किया गया है। रांची जांच एजेंसी ने मेरे कंप्यूटर में फर्जी सबूत प्लांट किए, स्टेन स्वामी का NIA पर गंभीर आरोप। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाया है। अपनी गिरफ्तारी से पहले स्टेन स्वामी ने कहा कि NIA ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके कंप्यूटर में फर्जी सबूत प्लांट किए हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में समाज सेवा करने वाले फादर स्टेन स्वामी को गुरुवार को भीमा कोरेगांव केस में संलिप्तता के आरोप में झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत बगीचा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। लंबे समय से स्टेन स्वामी महाराष्ट्र पुलिस और NIA के रडार पर थे। वर्ष 2018 में पुणे की पुलिस ने भी उससे रांची में पूछताछ की थी। वर्ष 2018 से अब तक कई बार NIA ने भी उससे पूछताछ की है। NIA पहले भी उससे 15 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। 27 जुलाई से 30 जुलाई और 6 अगस्त को कुल मिलाकर 15 घंटे तक जांच एजेंसी ने उससे पूछताछ की। उन्होंने आरोप लगाया है कि बायोडेटा के अलावा कुछ जरूरी सूचनाएं उनके सामने पेश की गई, जिसमें उनका संबंध माओवादियों से है, ऐसा दर्शाया गया। स्टेन स्वामी ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चोरी से ये जानकारियां उनके कंप्यूटर में फिट कर दी गई है। स्टेन स्वामी की पहचान झारखंड में आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। वर्ष 1996 में पूर्वी सिंहभूम के जादूगढ़ा स्थित यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के वजह से आदिवासी बहु इलाकों में फैलने वाले रेडिएशन के खिलाफ शुरू हुए अभियान झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडिएशन का भी वह हिस्सा थे। इतना ही नहीं, फादर स्वामी बोकारो संथाल परगना और कडोरमा के विस्थापितों के कल्याण और उनके अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे हैं। रांची झारखंड के CBSE व ICSE स्कूलों ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कहा ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले रहे किसी प्रकार का शुल्क। राज्य के CBSE व ICSE स्कूलों ने फीस लेने को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य प्रकार का शुल्क बच्चों से नहीं ले रहे हैं। स्कूलों की ओर से बताया गया कि सरकार के निर्देश के अनुरूप सभी अभिभावक ट्यूशन फीस जमा नहीं कर रहे हैं। कुछ स्कूलों को छोड़ दी जाए तो अधिकतर निजी स्कूलों में आधा सत्र बीत जाने के बाद भी फीस जमा करने वाले अभिभावकों की संख्या औसतन 50% है। कुछ स्कूलों में 80 से 90% अभिभावकों ने फीस जमा की है, पर ऐसे स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां अब तक आधे से कम बच्चों की ट्यूशन फीस जमा हुई है। कुछ स्कूलों में 25 से 40% बच्चों की ही फीस जमा हो पाई है। गढ़वा 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था से नजर रखी जाएगी दुर्गा पूजा के आयोजन पर।
कोरोना महामारी के कारण गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाने व विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक का आयोजन किया गया। समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन का अक्षर पालन करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। इनमें उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व थाना प्रभारी शामिल किए गए हैं। इनके द्वारा सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर से जिले के सभी मंदिर खुले रखने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। ऐसे में उपरोक्त सभी गाइडलाइन मंदिर व पंडाल दोनों पर लागू होंगे। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में एक निश्चित संख्या में ही पंडालों के निर्माण की अनुमति दें तथा उन्हें सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने का निर्देश के साथ ही पंडाल निर्माण की अनुमति दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आयोजकों द्वारा 4 फीट या उससे कम की ही मूर्ति पंडालों में लगाई जाए। बिजनेस IRCTC इंडियन रेलवेज न्यूज़। झारखंड, बिहार व बंगाल को पूर्व रेलवे ने दुर्गा पूजा 2020 से पहले दी नई ट्रेन की सौगात। आखिरकार पूर्व रेलवे की ओर से भी दुर्गा पूजा 2020 से पहले यात्रियों को ट्रेन का तोहफा मिल ही गया। 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसमें बिहार के लिए एक ट्रेन है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सियालदह नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट AC स्पेशल, हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल और मालदा दिल्ली मालदा स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे ने कहा कि 12 अक्टूबर से 02-313 सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट AC स्पेशल सियालदह से शाम 5:50 में खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:35 में नई दिल्ली पहुंच जाएगी। 13 अक्टूबर से 02-314 नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट AC स्पेशल नई दिल्ली से शाम 4:25 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:10 में सियालदह स्टेशन पहुंच जाएगी। यह ट्रेन दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गया, पंडित दीनानाथ उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। 12 अक्टूबर से 03-071 हावड़ा जमालपुर स्पेशल हावड़ा से रात 9:35 में खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 7:25 में जमालपुर पहुंचेगी। वहीं 13 अक्टूबर से 03-072 जमालपुर हावड़ा स्पेशल शाम 7:30 में जमालपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:45 में हावड़ा पहुंचेगी। पलामू, कोरोना काल में बेतला नेशनल पार्क में कर सकेंगे मनोरंजन, इन शर्तों का करना होगा पालन। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। अब सरकार के निर्देश के बाद 211 दिनों के बाद बेतला नेशनल पार्क को खोले जाने की सूचना पर पर्यटक व पार्क से जुड़े गाइड एवं व्यवसायियों में काफ़ी खुशी है। इन दौरान कोरोना गाइडलाइन का पर्यटकों को पालन करना होगा। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए 18 मार्च से बेतला नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक YK दास व उप निदेशक कुमार आशीष ने बताया कि कुछ शर्तों के साथ पर्यटकों के लिए बेतला नेशनल पार्क को खोल दिया जाएगा। सभी पर्यटकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए एक वाहन में करीब 2 से 3 पर्यटक ही बेतला पार्क के अंदर जा सकेंगे। 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का समय पर्यटकों को दिया जाएगा। इस बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का अनुपालन करना जरूरी होगा। बेतला नेशनल पार्क के खोले जाने के बाद पर्यटकों को ठहरने के लिए रेस्ट हाउस को भी खोल दिया जाएगा। खाने पीने के लिए कैंटीन को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान पूरे कमरे व कैंटीन को सैनिटाइज किया जाएगा। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बरसात के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत की जाएगी। रेंजर प्रेम प्रसाद ने बताया कि बेतला नेशनल पार्क के रखरखाव में कोई कमी नहीं की जा रही है। पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाने
का प्रयास किया जाएगा। बेतला नेशनल पार्क में कई रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। अब सैलानियों को ठहरने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। रांची चारा घोटाला। कोर्ट में जज ने लालू के वकील की किस दलील को मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। बहुचर्चित चारा घोटाला का कई मामलों में रांची के रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई। हालांकि वे अभी भी जेल में ही रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें इस केस में आधी सजा काट लेने के कारण जमानत दे दी गई। लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी और जमानत देने का आग्रह किया गया था। जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें आज जमानत दे दी गई। इस बाबत उन्हें बतौर जुर्माना 2 लाख रुपये जमा करने हैं। सीबीआई की ओर से विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान 11 सितंबर 2020 को सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया था कि लालू प्रसाद यादव 29 माह 3 दिन की सजा काट चुके हैं। आधी सजा पूरी होने में अभी 1 माह कम है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। आज 30 माह सजा की पूरी कर लेने के आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीबीआई ने कोर्ट में पिछली सुनवाई के दिन यह भी दलील दी थी कि लालू ने एक मामले में अपनी आधी सजा काट ली है, लेकिन उन्हें 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है, इसलिए जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती तब तक सभी सजा अलग अलग चलेगी। हाईकोर्ट से भले ही लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन वे अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी अन्य मामलों में वे सजा काट रहे हैं। गुमला में छात्र ने किया सुसाइड। गर्मी लगने की बात कहकर बहन और जीजा के कमरे से निकली, फिर दूसरे कमरे में जाकर लगा ली फांसी। शहरी क्षेत्र के बड़काई मोहल्ला का मामला। आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। शहरी क्षेत्र के बड़काई मोहल्ले में 17 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा अपनी बहन और जीजा के साथ जहां राजन गुप्ता के मकान में किराए पर रहती थी, गुरुवार रात छात्रा गर्मी लगने की बात कहते हुए दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। सुबह फांसी के फंदे पर उनकी लाश मिली। छात्रा की पहचान नीलम कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी बहन सुधा कुमारी और जीजा आकाश कुमार सिंह से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि वे लोग मूल रूप से सिसई थाना क्षेत्र के दिकदोन गांव के रहने वाले हैं। साल 2016 से गुमला में रह रहे हैं। नीलम भी 2016 से ही उनके साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए रायडी के +2 स्कूल में एडमिशन लिया था। जीजा के साथ ही कॉलेज आती जाती थी छात्रा अपने जीजा के साथ ही कॉलेज आना जाना करती थी। मृतका की बहन और जीजा ने बताया कि गुरुवार रात नीलम ने खाना बनाया, इसके बाद सभी सोने चले गए। नीलम देर रात तक टीवी देखती रही। इसके बाद वह भी हमारे कमरे में सोने आ गई। कुछ देर बाद उसने गर्मी लगने की बात कही और बगल के कमरे में सोने चली गई। जब वे शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उसे फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा। साई रुद्रनाथ सिंह ने बताया कि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस हर संबंधित पहलुओं पर जांच कर रही है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.